प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान के इस वायरल पूरे पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के पेपर में मानचित्र कैसे भरना है इसका मैं तरीका बताने वाला हूँ। और बच्चों, 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है और कापियां लिखने का सही तरीका क्या होता है और बोर्ड के पेपर में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो भैया 7 मार्च के पेपर में आग लगा देगा और 70 में 70 फोड़ कर आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आइए बच्चों, समझ सकते हैं आप सभी का 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर बिल्कुल ऐसा ही मिलने वाला है। जैसे ही बच्चों पेपर मिलेगा, सबसे पहले क्या करना, अपना यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम भर देना। इतना करने के बाद इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना है और 3 घंटे में आंसरिंग करना है। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए 70 नंबर का पूरा करने वाला है। तो भैया आज की सेशन को देखने के बाद आप सभी का 70 में 70 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों, सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पेपर 2 खंड में रहने वाला है, ठीक ना, पार्ट ए और पार्ट बी में। और पार्ट ए में 20 बहुविकल्पी रहेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। और कॉपी कैसे लिखना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना, कैसे इंप्रेशन जमाना है, बढ़ाना है, सब कुछ मैं शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आइए बच्चों, सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो निरंकुशवाद क्या होता है समझते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश रहता है, या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है, या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश रहता है, या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो बच्चों, निरंकुश का मतलब ये होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर सत्ता पर किसी इंसान का अंकुश नहीं होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप सभी के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उदारवाद से क्या समझते हैं बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका है और कल के पेपर में 7 मार्च के पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि उदारवाद से क्या समझते हैं। निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, या कुछ लोगों के हाथ से शासन की शक्ति। तो बच्चों, उदारवाद का मतलब क्या हो जाएगा, उदारवाद का मतलब ये होगा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता हो जाएगा, ठीक है। यही इसका उदारवाद का मतलब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलवाई थी, बताना है। माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन या जनरल डायल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाया था उसका नाम क्या था, जनरल डायर। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अगला बार क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ध्यान समझिएगा कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, बताना है। हिटलर का, मुसेलिनी का, बिस्मार्क का, या महात्मा गांधी का। तो बच्चों देखो, जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे ज्यादा अहम योगदान था ना, वो था ऑटो वन बिस्मार्क का था। किसका था, ऑटो वन बिस्मार्क था। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं, चौरी चौरा कांड कब किया गया था, कब हुआ था, 1920 में, 1919 में, 1922 में, या 1929 में। तो बच्चों, चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, सबसे पहले गोरखपुर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी के दौरान हुआ था, ठीक ना। यहाँ पर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार, या एकात्मक शासन। तो बच्चों बताना भाई कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किस माध्यम से होता है, तो हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे संघीय सरकार। क्या बोलेंगे, संघीय सरकार बोलेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो हमारी हिंदी है ना, वो राजभाषा के नाम पे घोषित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हमारा पहला है, इसमें राइट आंसर होगा। आगे समझते हैं, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, बताना है। स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, या प्रांतीय विधायिका में। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा में।
राज्यसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का चर्चा किया गया संविधान में, ठीक ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे समझ लेते हैं कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब की गई थी। 1990 में, 2014 में, 2008 में या 2015 में। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नेपाल में जो राजतंत्र चल रहा था ना, उसको कब समाप्त किया गया था, 2008 में, ठीक ना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारे क्वेश्चन ये पूछा गया, बच्चा ध्यान से समझिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है, कल के पेपर में पक्का देखने को मिलेगा कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या है, 6, 7, 8 या 9। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अभी वर्तमान में अगर हम बात करेंगे, वर्तमान कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने हो जाएगी, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 है। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़ या सघन झाड़ी। क्या हो जाएगा बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा, पहला ऑप्शन सत्य होगा। जलमंडल का कितना परसेंट भाग समुद्री जल से घिरा हुआ है या उपलब्ध है, 95%, 96 या 97.5 या 98। तो बच्चों देखो, जलमंडल का जो भाग है ना समुद्री भाग से, ये 96.5 है। देखो 90 एग्जैक्ट मैं बताऊंगा ना तो 96.5% है, लेकिन आप यहाँ पे 96 ही करेक्ट करना, ठीक ना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं, रबी की फसलों को बोने का समय कितना होता है, कब से कब तक बोया जाता है। और रबी की जो हमारी फसल होती है कब से कब तक बोया जाता है बताना है, अक्टूबर दिसंबर में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में या अगस्त सितंबर में। तो बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में बोए जाते हैं, ठीक ना, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में। आगे समझते हैं, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, चीनी या पटसन। तो ये आ जाएगा सीमेंट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर सीमेंट हो जाएगा, कई बार हमने बता रखा है, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। बच्चों आगे समझते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है, आधारभूत उद्योग बताना बताइए, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या एल्यूमिनियम उद्योग। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 15 का यहाँ पर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा, सी ऑप्शन सत्य होगा। आगे समझते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, राइट टू एक्ट, ठीक ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बताना है कि सूचना पाने का अधिकार कब आया था भाई, बताना है कब पारित हो गया था, अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या फरवरी 2005 में। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में, पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आगे समझते हैं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब की गई थी, 1991, 1989, 1995 या 1960। तो बच्चों बताना है कि भारत में उदारीकरण जो आया था ना, कब इसका स्टार्ट किया गया था। तो बच्चों 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 1991 में। इस बात को याद रखना, कई बार पेपर में आ चुका है और कल आने का चांसेस ज्यादा है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है, आय, औसत आय या राष्ट्रीय आय या उच्च आय, उच्च विकास। तो यहाँ पे हो जाएगा आय, इनकम हो जाएगा, ठीक ना, पहला ऑप्शन सत्य होगा। आगे समझते हैं, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं भैया इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। और जब एक देश से दूसरे देश में होगा तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विदेशी व्यापार। क्या बोलेंगे भैया, विदेशी व्यापार बोलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बात करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन ये पूछा गया कि शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर या 1500 जीवित बच्चों पर या 100 जीवित बच्चों पर। तो शिशु मृत्यु दर जो निकाला जाता है ना, वो निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाना। अगला हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है मेरे भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो क्या बोला जा रहा है। देखो अब हम बात करेंगे खंड ब के बारे में, खंड ब के बारे में 50 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, एक एक प्रश्न को समझते भाई, एक एक प्रश्न को सोल्यूशन भैया बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक ना। चलिए आप वो समझते हैं। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट करना है, या तो आप इसको हल करिए, नहीं तो इसके नीचे वाला असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख करिए। तो बस हम कैसे काम हल करेंगे, इसका तरीका क्या होगा, आइए समझते हैं। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, तो भैया हम करेंगे यहाँ पर असहयोग आंदोलन के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए इसमें। तो बच्चों कापी जो लिखने का तरीका होता है ना, समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। खंड भाई यहाँ पे लिखोगे, वर्णनात्मक प्रश्न लिख दोगे, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे वन लिख दोगे, हेडिंग लगाना यहाँ पे असहयोग आंदोलन के कारण। क्या कारण था भैया, लिखेंगे इसमें कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1921 में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य कारण निम्नलिखित था। क्या था, सबसे पहला खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, ठीक ना, उसके बाद विरुद्ध न्याय प्राप्त करना,
और तीसरा था आप सभी का स्वराज की प्राप्ति करना। ये 3 कारण थे असहयोग आंदोलन करने के। तो भैया इसी प्रकार से आप सभी को रिप्रेजेंट करना है, तभी जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे जनता का अपार सहयोग मिला, इसका समर्थन भाई मिला, ठीक है। इसका प्रभाव क्या क्या हुआ, और देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद से हो गई थी, ब्रिटिश साम्राज्य का गर्व चूर चूर हो गया था। तो बच्चों इस प्रकार से आप सभी क्या करना है, आंसर नहीं देना, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे, ठीक ना। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ध्यान समझिएगा, देखो ये वाला क्वेश्चन कि गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, या तो ऊपर वाला करिए, नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, इसको उल्लेख करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान समझिएगा। इसमें लिखेंगे कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा में कैसे लिखेंगे, इसमें लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का गठन करती है। क्यों, क्योंकि देश के सभी शिक्षित तथा जागृत नागरिक इस बात के बारे में ध्यान रखते हैं, ठीक ना, कि लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। अगर वह ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो उनके पास सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार होता है। इसलिए यह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक ना। इसी प्रकार से आप सभी को लिख देना, नंबर पा जाओगे। चलिए आगे बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, और भारत के विदेशी व्यापार की 2 विशेषताओं के बारे में लिखिए। या तो ये करो, नहीं तो ये वही कर सकते हो कि यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार एवं आय में वृद्धि का कैसे हो सकता है, इसके बारे में समझाना है। आइए बच्चे हम यहाँ पे करेंगे विदेशी व्यापार क्या होता है। कई बार पेपर में आ चुका है और कल के पेपर में सीधा छपेगा। लिखेंगे 2 देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय एवं आदान प्रदान को ही विदेशी व्यापार कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, विभिन्न आर्थिककर्ताओं के बीच वस्तुओं या सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान करना, आर्थिक मुद्रा कोष में वृद्धि करना, तमाम प्रकार की बातें हो जाती है। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो भैया 1 नंबर ना काटेगा, पूरे नंबर यहां से पा जाओगे। चलिए आगे बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन के बारे में। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पेपर में, और कल के पेपर में वही छपेगा कि वनों की हानि से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है, और वनों की हानि से होने वाले 3 प्रभावों के बारे में लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, या तो ये बताओ कि भूमि संसाधन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, और भूमि संसाधन के कोई 3 प्रभाव के बारे में, महत्व के बारे में लिखना है। आइए बच्चे समझते हैं भूमि संसाधन होता क्या है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि लोगों, समुदाय या समूह के लिए धन का भंडार, मानव उपयोग के लिए जीविका, रेशे या अन्य जैविक पदार्थों का उत्पादन, ठीक ना, और पौधे, प्राणियों और छोटे पैमानों के बीच या जीवन रूपी के लिए प्राकृतिक वातावरण को प्रावधान ही भूमि संसाधन कहलाता है। इसका महत्व क्या होता है बच्चों, इसका 3 महत्व हम इस प्रकार से लिखेंगे कि कृषि कार्य में उपयोग होगा इसका, वन उद्योग में इसका रूप में होगा, ठीक ना, और पशुपालन के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। 3 रीजन लिख दो भैया, इससे एकदम टकाटक नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के बारे में लिखना है, कारण के बारे में लिखना है, क्या रीजन थे कि महामंदी आ गई थी। या तो ये भी लिख सकते हो कि ब्रेटन वुड्स समझौता के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख कर दें, और ब्रेटन वुड्स दिवस ट्विन किसे कहा जाता है, आंसर लिखिए पूरा बढ़िया से, 6 नंबर का है। आइए हम ये समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे, महामंदी क्यों आया था। इसमें बच्चों हम ये लिखेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि युद्ध के द्वारा उत्पन्न स्थितियों, प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिकी प्रसार किए गए। आगे लिखेंगे सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ, और कृषि में अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में भी एक कृषि संबंधी भी अति उत्पादन भी था, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी को लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अब बात करेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या पूछा गया, ध्यान समझिएगा। ये देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो ये है संघवाद क्या है। संघवाद क्या है और भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के बारे में लिखिए। अन्यथा ये भी कर सकते हैं कि नारीवाद क्या है, इसके बारे में लिखना होगा। आइए बच्चों समझते हैं भाई संघवाद क्या होता है। कई बार पेपर में आता है, हमेशा आता ही रहता है। लिखेंगे संघवाद। संघवाद सरकार का एक ऐसा प्रारूप है, मॉडल है, इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में बंट जाता है। इसी प्रकार से लिखना है। इसमें लिखेंगे विशेषता कि यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों में वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है, पर यह कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र ही होता है। आगे लिखेंगे संविधान के मौलिक प्रावधानों को, ठीक है, किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती।
कोई भी सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती। वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत भी निर्धारित होते रहते हैं। और अंत में आपको ये लिखना है कि इस प्रकार संघीय सरकार शासन व्यवस्था दोहरे उद्देश्य के हैं और देश की एकता की और सुरक्षा करना और उससे बढ़ावा देना, उसके लिए साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना होता है इसका काम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया 7वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे की ओर जोड़ती है, इस कथन के बारे में स्पष्ट करना है। या उपभोक्ता के तीन अधिकारों के बारे में लिखना है। ठीक ना, 3 अधिकार के बारे में लिख दो, यहां से नंबर पा जाओगे। इसमें लिखेंगे भैया उपभोक्ता के 3 अधिकार क्या क्या होते हैं समझते हैं। सबसे पहला होता है सूचना अधिकार, चुनने का अधिकार और अंत में होता है सुनवाई का अधिकार। एक एक के बारे में समझते हैं भाई। लिखेंगे इसमें सूचना का अधिकार, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की मात्रा की गुणवत्ता के बारे में सूचना प्राप्त करे। ठीक ना, सूचना मैंने प्राप्त कर सकता है। आगे लिखेंगे चुनने का अधिकार, इसमें लिखेंगे कि उपभोक्ताओं का यह अधिकार है कि वह वस्तुओं तथा सेवाओं की किस्म तथा उचित मूल्य की जानकारी रखे और यदि एक ही विक्रेता है तो उपभोक्ता को पूर्ण अधिकार है कि वह इच्छानुसार ठीक मूल्य पर सही वस्तु का चुनाव कर सके। और अंत में भैया लिखेंगे सुनवाई का अधिकार, इसमें क्या लिखेंगे हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह जब भी उत्पादकों द्वारा शोषित हो, ठीक ना, अथवा ठगा जाए तो उनकी शिकायत कर सके और हक में ठीक प्रकार से निपटारा हो सके। ठीक ना, इस प्रकार से बच्चों उपभोक्ता के 3 अधिकार लिख दोगे, पूरा यहां से 6 नंबर पा जाओगे। आइए बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां के बारे में। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। देखो बोला जा रहा है कि भूमि संसाधन या भूमि किस प्रकार की अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में लिखना है, तथ्यों के बारे में लिखना है। या तो ये करिए ना तो जैव विविधता के बारे में कर दीजिए। जैव विविधता क्या होता है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है स्पष्ट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है। आइए बच्चों समझते हैं भाई जैव विविधता क्या होता है। इसमें लिखेंगे कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्द में हम कहेंगे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातियों विविधता की प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक ना, आगे लिखेंगे पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। ठीक ना, जीवों के अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही है तथा कोई संकटग्रस्त में है। ठीक ना, इसी प्रकार से भाई आपको लिखना है। और अंत में यहाँ पे देखो लिखना है क्या कि मानव जीवन के लिए महत्व क्या है। महत्व लिखेंगे कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जगत जीव से ही करता चला आ रहा है और मानव को भोजन आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपयोग की दृष्टि से ही मानव से अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया गया है। कृषि एवं पशुपालन इसकी आवश्यकता का परिणाम है। ठीक है, तो 25 प्रकार से आप सभी को 8 तक यहाँ पर देना है। और अंत में देखो यहाँ पे अंत में जो हमारा क्वेश्चन आता है ना मानचित्र वाला आता है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था उस स्थान का नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे और मानचित्र में कैसे दर्शाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। उसी प्रकार से जाकर के छाप देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए पूरा ढंग से यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से आप सभी को लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 का पहला आपको कॉपी में इसका आंसर लिख देना है और मानचित्र में ये रहा मानचित्र, इसमें दर्शा देना है। ठीक है, तो मानचित्र कैसे दर्शाया जाएगा मैं पूरा बता दूंगा, परेशान मत होना। ठीक है, चलिए समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन आपका यह है कि वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था उस स्थान का नाम क्या भैया, उस स्थान का नाम है अहमदाबाद। कहाँ है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ता है। अब अच्छा देखो अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात वाले एरिया में है। देखो यहाँ ये रामा है, ये रामा है। ठीक है, मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ। देखो ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पर पड़ गया अहमदाबाद। तो ये देखो इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से तीर बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 9 का क का पहला सवाल। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे भैया लिख देंगे अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, पूरे नंबर भाई यहाँ से मिल जाएगा, पूरे नंबर यहाँ से मिलेगा, एक भी नंबर ना कटेगा। ठीक ना, चलो आगे देख लेते हैं। पूछा गया है ये वाला कि वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, कहां पे हुआ था भाई, ये हुआ था चंपारण, बिहार में हुआ था। तो बिहार वाला एरिया कौन सा है, ये वाला देखो ये यूपी है, यूपी के जस्ट बगल में ये वाला बिहार है। तो हम यहाँ पे कर देंगे भाई इस प्रकार से ये वाला चिन्ह। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी हम लेके चले जाएंगे इसको और लिख देंगे भाई 9 का क का दूसरा सवाल है और यहाँ पे क्या कर देंगे लिख देंगे चंपारण। ठीक ना, पूरे यहाँ से नंबर पा जाओगे। ठीक, चलिए
अब आगे देखते हैं तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखो, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर कहाँ पे है? यूपी में है भाई। गोरखपुर कहाँ? यूपी में है। यहाँ पर देखो लिख दो, इस सीन को दर्शा दो। और यहाँ पे भाई लिख दो, ये है 9 के क का तीसरा नंबर सवाल। और यहाँ पे क्या कर दो भाई, लिख दो यहाँ पे गोरखपुर। ठीक ना, इस प्रकार से। चलिए, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो कहां पे हुआ था? देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लाहौर में। कहां पे? लाहौर में। तो भैया लाहौर कहां पे? इधर इस साइड में लिख दो भाई, इस साइड में। ठीक ना, पाकिस्तान साइड में। ठीक ना, इधर लिख देना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखा गया वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहां पे हुआ था? ये हुआ था आप सभी का अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में, ये रहा अमृतसर पंजाब। इसी चीज को दर्शाना है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 के क का ये 5वां नंबर सवाल है। और यहाँ पे कर देंगे अमृतसर पंजाब। ठीक ना, इस प्रकार से हल करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि 9 का ख है, ये देखो, ये भी देखो, इसमें दिया है ना। चलिए, पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतंग, पश्चिम बंगाल का कोई पतंग बताओ और उस पतंग का नाम यहाँ पे लिख दो, मैप में दर्शा दो। ठीक है, मैप में दर्शा दो। ये रहा पश्चिम बंगाल का एरिया, ये रहा पश्चिम बंगाल का एरिया, ये वाला। और किस सीन के द्वारा दर्शाना है? इस सीन के द्वारा दर्शाना है। इसमें ये कर दो। ठीक ना, और यहाँ पे भाई कर दो, ये है 9 के ख का पहला नंबर सवाल है। और यहाँ पे इसका नाम लिख दो, कोई भी एक बंदरगाह का नाम है। मैंने लिख रखा है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए हल्दिया बंदरगाह। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है ना। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। तो मुंबई वाला इलाका कौन सा है? ये वाला इलाका है, यहाँ पर लिख दो भाई। ठीक है, 9 के ख का सेकंड नंबर लिख दो यहाँ पे मुंबई। ठीक है, इसी प्रकार से भाई आपको हल करना है। मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ, इसी प्रकार से जाकर के छापना है। चलो, बक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र क्या है भैया? बक्साइट क्या कौन करता है? मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। तो यहाँ पे कर दो बिहार। बिहार वाला इलाका ये है ना, कौन सा? ये वाला इलाका है। तो चिन्ह भी दर्शाना भाई, चिन्ह भी दर्शाते रहना भाई। महाराष्ट्र की राजधानी को देखो, महाराष्ट्र की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना ना, तो मैं यहाँ पे इस चिन्ह द्वारा दर्शा दिया। ठीक है, अब चलो बक्साइट उत्पादन वाला मैं दर्शा, बक्साइट वाला अभी करना है। बक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र, तो यह है बिहार। तो भाई यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे इसकी चिन्ह यहाँ पे लिख दो बिहार। और ये कौन सा क्वेश्चन है? 9 के ख का तीसरा नंबर सवाल है। मैगजीन उत्पादक का एक क्षेत्र, मैगजीन उत्पादक का क्या? मैगजीन क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र या नागपुर? तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो महाराष्ट्र वाला ये इलाका है। ठीक ना, ये वाला इलाका है, तो हम यहाँ पे कर देंगे भाई। चिन्ह कौन सा है? चिन्ह देखो ये वाला है, ये वाला है भाई। यहाँ पे क्या कर देंगे? महाराष्ट्र या नागपुर कर देंगे। ये 9 का ख का चौथा सवाल है। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रदेश की, किसी प्रदेश की 10 लाखी नगर, ठीक ना, किसी प्रदेश की 10 लाखी नगर, इसे मान लो ईपी का क्या भाई? लखनऊ। तो लखनऊ यहाँ पे कर दो। कौन सा चिन्ह भाई? वाई वाला चिन्ह है, यहाँ पे लखनऊ है, यहाँ पे क्या कर दो? लखनऊ। ठीक ना, ये 9 का ख का 5वां नंबर सवाल है भैया। इसी प्रकार से आप सभी को हल करना है, तभी जाकर पूरे नंबर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हुई, हेल्पफुल लगी हुई, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।